नमस्कार बच्चों, आप लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी के मेन एग्जामिनेशंस की तैयारियां शुरू कर दी होंगी और मैंने भी आपके थर्ड ईयर फाइनल ईयर बीए फाइनल ईयर हिंदी साहित्य के पेपर के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए तैयार कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही प्रश्न बताने जा रही हूँ और प्रश्न के साथ मैं आपको उनके उत्तर के मुख्य बिंदु भी बताने जा रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रश्न का जो उत्तर है वो किस तरीके से लिखना है, अर्थात आपको प्रश्न के उत्तर का स्ट्रक्चर बताऊंगी। उस उत्तर को यदि आपको विस्तार से देखना है तो आप मेरे चैनल की आधुनिक काव्य की प्लेलिस्ट में जाइए। आपका हिंदी साहित्य का जो पहला प्रश्न पत्र है वो आधुनिक काव्य ही है। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर कवि की जो कविताएं हैं उनकी व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्न उसमें मिल जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ बेटा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस पेपर में आपको बताने जा रही हूँ, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी का मेन एग्जामिनेशन देने बैठेंगे तो उसमें अधिकांश प्रश्न इसमें से पाएंगे और आप अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे, बशर्ते आप इन प्रश्नों के उत्तरों को बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास में ले आएं। तो शुरू करते हैं हम। हमारा जो पहला प्रश्न आता है वो आता है व्याख्या का। निम्न अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और जैसा कि अब की बार आपको मालूम है कि आप के लिए कोई भी अथवा या कोई भी इकाई का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जहाँ से भी आपको जो भी प्रश्न आता है आप वो कर सकते हैं। आप चाहें तो व्याख्या कर सकते हैं, चाहें तो प्रश्न कर सकते हैं, चाहें तो आप 2 व्याख्या और 2 प्रश्न कर सकते हैं, चाहें तो आप 8 व्याख्या कर सकते हैं यदि आपको अच्छी तरह से आती हैं, और यह व्याख्या बिल्कुल छोड़ भी सकते हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि आपको व्याख्या में यदि 90% से ऊपर मार्क्स चाहिए तो मैंने आपको व्याख्या करने का तरीका भी बताया है। आप मेरे चैनल की जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ व्याख्या करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको व्याख्या के 4-5 वीडियो मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको व्याख्या करके कैसे आप 100% अंक प्राप्त करें ये मैंने आपको समझाया। तो वहाँ जाकर आप व्याख्या करने का तरीका समझ सकते हैं। और यहाँ तो मैं आपको इन प्रश्नों के मुख्य जो बिंदु हैं, उत्तर का जो स्ट्रक्चर है वो बताने जा रही हूँ। तो आपकी पहली व्याख्या है, ज्यों ज्यों जाते दिवस चित्त का क्लेश था वृद्धि पाता। अब ये लाइन पढ़ते ही मेरे दिमाग में आ गया कि ये तो अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद द्वारा लिखा हुआ जो एक महाकाव्य है उनका प्रिय प्रवास, उस प्रिय प्रवास के 6ठ सर्ग यानी कि 6ठे अध्याय में से लिया गया है। मतलब आपको व्याख्या लिखने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपको आपके राइटर का नाम मालूम होना चाहिए, राइटर की उस किताब का नाम मालूम होना चाहिए जिसमें से ये व्याख्या आई है और कौन से अध्याय में से ली गई है। और कुछ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो लेखक हैं उनके आगे आपको विशेषण लगा सकें। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है तो आप लगा सकते हैं कि ये द्विवेदी कालीन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य प्रिय प्रवास के 6ठे अध्याय में से उद्धृत है। और इसमें मुख्य बात यह कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद ब्रजवासियों की जो दयनीय अवस्था है उस दयनीय अवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। जो दूसरी व्याख्या है आपकी अथवा में वो है, सिद्ध हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याज्ञात। पंक्ति देखते ही मेरे दिमाग में कौन जाता है कि ये तो दद्दा के नाम से प्रसिद्ध मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी काल के ही लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, मैथिली शरण गुप्त, जिनको हम राष्ट्र कवि भी कहते हैं। तो दद्दा के नाम से प्रसिद्ध मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा खंड काव्य में से, अब देखो ध्यान रखिए, मैंने प्रिय प्रवास के लिए बताया वो महाकाव्य था, अब मैं यहाँ यशोधरा के लिए बता रही हूँ यशोधरा खंड काव्य है और मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य यशोधरा से उद्धृत है। ये एक गीत है, उस गीत का ये अंश है। और इसमें मुख्य बात क्या बताई गई है, इसमें आपको सबको मालूम होगा कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका पहले नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ सिद्धि पाने के लिए अपनी पत्नी यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। तो जो पति सिद्धार्थ हैं उनके द्वारा गृह त्याग का जो निर्णय लिया गया उससे यशोधरा को बहुत पीड़ा पहुंची और उसी पीड़ा का वर्णन, उसी के स्वाभिमान का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। इससे आगे जो आपकी व्याख्या है वो है, रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। अब ये पंक्तियां देखते ही अच्छा ये क्यों याद आ जाती हैं आपको, क्या आपने किताब में पढ़ाई है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य में से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद लगाइए उनके आगे एक विशेषण, छायावादी।
छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और उनका विरह वेदना से सिक्त काव्य है आंसू। ये आंसू में से उद्धृत पंक्तियां हैं, और इसमें मुख्य बात क्या बता रखी है कि इसमें कवि की विरह वेदना को व्यंजित किया गया है, और साथ ही इसमें कवि ने अपनी प्रिय की निष्ठुरता को भी लक्षित किया है। नेक्स्ट जो आपकी व्याख्या है वो है, प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। ये जो पंक्ति ली गई है आपकी, ये ली गई है आपकी प्रथम रश्मि करके आपकी कविता है, नाम भी आ गया इसमें प्रथम रश्मि। तो आपकी एक कविता है जिसका नाम है प्रथम रश्मि, और उसके जो लेखक हैं वो है सुमित्रा नंदन पंत। अब सुमित्रा नंदन पंत के लिए आप विशेषण लगा सकते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित प्रथम रश्मि कविता में से ये पंक्तियां ली गई हैं। और इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, प्राच्यकालीन सूर्य की जो प्रथम किरण होती है उसको लक्ष्य करके कवि बताता है कि वो जो किरण है प्रथम रश्मि, वो जीवन ऊर्जा, उत्साह और उल्लास का प्रतीक है। नेक्स्ट व्याख्या पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट व्याख्या है हमारी, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। और ये सांप पढ़ते ही मेरे दिमाग में एकदम पहुंच जाता है कि ये जो कविता है ये तो प्रयोगवादी कवि अज्ञे ने की एक लघु कविता है जिसका पूरा नाम है सांप के प्रति। तो आपको कविता का नाम है सांप के प्रति, और कवि हैं अज्ञे, उनका विशेषण हो गया प्रयोगवादी कवि। और इस कविता में बताया गया है आधुनिक नगरीय सभ्यता की जो शोषण की प्रवृत्ति है, जो उनकी स्वार्थी नेचर है, जो उनका मूल्यहीन जो उनकी कुप्रवृत्तियां हैं, उन पर व्यंग किया गया है। नेक्स्ट जो आपकी व्याख्या है वो है, जिस देश प्राणों की जलन में एक नूतन स्वप्न का संचार हो, ओ हृदय मेरे उस जलन की भूमि में बिछ जा, स्वयं ही वो तड़प कर उस निराले देश में तू आंखें खोल। अब देखो ये खोल आंखें देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो कविता है ये तो हमारे जो मार्क्सवादी चिंतक कवि मुक्तिबोध हैं उनकी एक कविता है खोल आंखें, उसी में से ये पंक्तियां ली गई हैं। और इस कविता में मुक्तिबोध जी ने तत्कालीन परिवेश की अभिव्यंजना करते हुए देशवासियों में ओजस्वी और उल्लास को जगाने का प्रयास किया है कि उन्होंने किस तरीके से हमारा देश अब आज़ाद होने वाला है, तो हम भी उत्साह से उन सारी गतिविधियों में उस देश के को आगे बढ़ाने में लग जाएं। आगे जो आपकी कविता है व्याख्या के लिए वो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कोई शेर जैसा लग रहा है। और आपके एक ही गज़ल गायक है आपके कोर्स में, और उसका नाम है दुष्यंत कुमार। तो जब आप इसको शुरू करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि हिंदी गज़ल के शहंशाह दुष्यंत कुमार का जो अंतिम कविता संग्रह था, गज़ल संग्रह था, उसका नाम था साए में धूप। और साए में धूप में से ये शेर उद्धृत हैं, और इनमें परिवर्तन का जो समाज में परिवर्तन है उसको लक्ष्य करते हुए कभी आशावादी स्वरों को स्वर दे रहा है कि किस तरीके से जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति की समस्याओं का समाधान हमको निकालना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट जो आपकी व्याख्या है वो है कि कल मैंने कहा था वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे थे, उसी दिन उधर गई थी सीधे इतने कि बस 2 और 2 4 थे, जिस दिन हर भाषा तुम्हारा अंगूठा निशान की शाही में। अब देखो यदि आपको वैसे भी याद नहीं है ना तो पूरी कविता को 2-3 बार पढ़ा करो। जब कविता को आप 2-3 बार पढ़ोगे ना कहीं से आपको उसका कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा कि कहाँ की ये बात है। अब देखो यहाँ पे अंगूठा निशान की बात कही गई है, यहाँ अनपढ़ की बात कही गई है, यहाँ गंवार की बात कही गई है। तो आपको मालूम है कि आपके एक कविता है धूमिल की प्रौढ़ शिक्षा। तो ये आपके जो धूमिल नाम से विख्यात सुदामा प्रसाद पांडे की कविता है प्रौढ़ शिक्षा, उसमें से ये कविता ली गई है, और जिसमें प्रौढ़ शिक्षा का महत्व बताते हुए और जो निरक्षरता है उसको अभिशाप बताया है। तो इस तरीके से हमने व्याख्याओं पर अपनी बातचीत की, और व्याख्या हमको कैसे करनी है मैंने आपको वीडियो भी बता दिए हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऊपर आपके लिखा जरूर रहता है कि निम्न काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको प्रसंग ही नहीं, आपको सबसे पहले संकेत सूत्र लिखना है, संकेत सूत्र के बाद आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना है, और प्रसंग के बाद आपको उसकी विश्लेषणात्मक टिप्पणी लिखनी है, और उसके बाद आपको काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। काव्यगत विशेषता में उसकी भावगत विशेषता बतानी है कि इसमें क्या विषय वस्तु है, क्या संदेश है, क्या व्यंग किया गया है, ये बात बतानी है, और साथ में इसकी भाषा क्या है, इसकी शैली क्या है, इसमें कौन सा छंद और इसमें कौन सा अलंकार है। इस तरीके से आपकी व्याख्या कंप्लीट
हो जाती है। डिटेल के लिए आप चैनल के व्याख्या नामक जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाइए, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद आपके आते हैं प्रश्न है आपका, कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा को प्रेरणादायी और उदात्त गुणों से संपन्न नारी पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। इस कथन के आलोक में श्रद्धा का चरित्र चित्रण सोदाहरण कीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी प्रश्न आए आप उस प्रश्न को बहुत ढंग से पढ़ें और पढ़ने के बाद उस प्रश्न के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, है ना, छोटे छोटे पॉइंट बना लें कि हमको इस प्रश्न का उत्तर किन पॉइंट्स में देना है। और हमेशा ध्यान रखें, चूंकि आपके प्रश्न निबंधात्मक हैं तो आपको अच्छी खासी भूमिका भी लिखनी है, प्रस्तावना लिखनी है। डायरेक्ट आपको प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना। जैसा अब इसमें कामायनी महाकाव्य की बात कही गई है, तो हम सबको मालूम है जो कामायनी महाकाव्य है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया महाकाव्य है। तो जब हम इसकी भूमिका लिखेंगे तो उस भूमिका में हमको जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय और कामायनी जो महाकाव्य है उसका संक्षिप्त परिचय बताना पड़ेगा कि कामायनी महाकाव्य की विषय वस्तु क्या है, में कितने सर्ग हैं और इसमें क्या बताया गया है, इसकी क्या कहानी है, और इससे संबंधित मैंने वीडियो आपको डाल रखे हैं। तो ये तो बन गई आपकी भूमिका। अब वो ये कह रहा है कि इस महाकाव्य में प्रेरणादायी उदात्त गुणों से संपन्न नारी पात्र के रूप में श्रद्धा को चित्रित किया गया है, यानी कि हमको श्रद्धा के चरित्र चित्रण की पॉइंट बताने हैं। तो आपको श्रद्धा की खास बातें क्या है? दो बात तो इसने बता दी कि प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, दूसरा उसने बता दिया उदात्त गुणों से संपन्न नारी है। तो दो विशेषता तो आपको यहां मिल गई। उसके बाद आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको श्रद्धा की कई सारी चारित्रिक विशेषताएं समझ में आती हैं। जैसे एक तो आप कह सकते हैं ये अपूर्व सुंदरी है, जैसे पहला पॉइंट आपने बता दिया प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, दूसरा आपने कह दिया उदात्त गुणों से संपन्न नारी है, तीसरा आप कह दीजिए अपूर्व सुंदरी है, उसका जो व्यक्तित्व वो काफी दिव्य व्यक्तित्व है, कर्मठता है, कर्तव्यनिष्ठ है, उसके अंदर विवेक है, और साथ ही उसमें कहीं ना कहीं हमको थोड़ी सी जो स्त्री की का अबला तत्व वो भी दिखाई देता है, लेकिन दृढ़ निश्चयी है। इस तरीके से हमको जो श्रद्धा की चरित्र की विशेषता है उनके पॉइंट्स और उन पॉइंट्स को हम विस्तार से उदाहरण के साथ समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिय प्रवास में जिस प्रेम और विरह का वर्णन है वह व्यक्तिगत से अधिक परोपकार पर आश्रित है। इस कथन के आलोक में प्रिय प्रवास की विशेषताओं पर प्रकाश डालो। देखो, जैसा मैंने आपसे कहा निबंधात्मक प्रश्न है और बात हो रही है प्रिय प्रवास की। हमें मालूम है प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखा हुआ है। तो भूमिका में हम प्रिय प्रवास का संक्षिप्त परिचय देंगे कि जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है इसमें क्या कहानी है। इसमें राधा कृष्ण की कहानी है, इसमें राधा का जो परोपकारी और लोक हितकारी जो स्वरूप है वो सामने आया है। राधा का समाज सेविका का रूप सामने आया है। मतलब यहाँ जो राधा है वो सूरदास की राधा की तरह रो नहीं रही है, विरह में डूबी हुई नहीं है, बल्कि वो उस विरह से एक प्रेरणा प्राप्त करती है और उसके कृष्ण के जाने के बाद वो समाज में कुछ नई चेतना लाना चाहती है। तो इस तरीके से आपको प्रिय प्रवास का थोड़ा परिचय देना है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का परिचय देना है। ये तो बन गई आपकी भूमिका। अब वो ये कह रहे हैं कि इस कथन के आलोक में आपको प्रिय प्रवास की जो विशेषताएं हैं उसको आपको बताना है। तो आप बताएंगे प्रिय प्रवास महाकाव्य की विशेषता क्या है। जैसा अभी मैंने बता दिया कि इसमें लोक सेवा और मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रधानता दी गई है। इसमें परिवार व देश के प्रति मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में बताया गया है। ये मतलब थोड़ा बौद्धिक है, भावनाओं पर इतना आधारित नहीं है जितना कि इसमें बौद्धिकता की प्रधानता है, समन्वयवादी दृष्टिकोण है। इसकी भाषा के बारे में आपको बताना है, इसकी शैली की विविधता के बारे में आप बताएंगे कि इसकी जो शैली है वो चित्रात्मक है, वर्णात्मक है। इसमें जो अलंकार हैं उन अलंकारों के बारे में बताएंगे जिनका जैसे रूपक, उपमा, संदेह, प्रतीक, इस तरीके के अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। और जो छंद हैं, छंदों के नाम बताइए, मंदक्रांता, शिखरणी, द्रुत विलंबित, मालिनी, इस तरीके के छंदों का प्रयोग किया गया है। तो एक तरीके से हमको जो प्रिय प्रवास है उसकी कुछ भावगत विशेषताएं और कलागत विशेषताएं हमको इसमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैथिली शरण गुप्त रचित साकेत के नवम सर्ग में चित्रित उर्मिला के विरह व्यथा का सौदाहरण चित्रण कीजिए। वही बात आपके साकेत का नाम आ रहा है तो आपको इसमें साकेत का थोड़ा परिचय देना है कि जो साकेत है उसमें टोटल कितने सर्ग हैं और साकेत की मुख्य विषय वस्तु क्या है, और साकेत का जो नवम सर्ग है उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है कि उसमें जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है उसकी विरह व्यथा का पूरा वर्णन किया गया है। तो थोड़ा सा मैथिली शरण गुप्त का परिचय
देते हुए साकेत का परिचय देना है और नवम सर्ग की विषय वस्तु के बारे में आपको बताना है। ये तो हो गया आपकी भूमिका। उसके बाद आपको बताना है कि वो कह रहे हैं ना कि उर्मिला की विरह व्यथा का आपको चित्रण करना है। तो आप बताएंगे कि जैसे इसमें हमको वियोग श्रृंगार की प्रधानता है, आदर्शवत सांस्कृतिक मूल्यों का चित्रण किया गया है, उर्मिला की उन्मादनीय अवस्था का वर्णन किया गया, उर्मिला को एक प्रोषित पति का नायिका के रूप में चित्रित किया गया है, और साथ ही उसमें लोक सेवा परोपकार की भावना भी हम देख रहे हैं। संवेदनात्मक शैली में उर्मिला की जो विरह अवस्था की स्थिति है उसका चित्रण किया गया है, उसकी प्रेम निष्ठा और उसकी जो चरित्र की निर्मलता है, उसका जो प्रतिव्रता रूप है और जो उसका आस्थावादी स्वर है, ये सब उसकी विरह की अवस्था है उसकी विशेषताएं, ये सारी विशेषताएं आप उदाहरण के साथ प्रकट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्तिबोध ने जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता में मानवतावादी और समतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। इस कथन की सोदाहरण समीक्षा कीजिए। एक तो हमेशा ध्यान रखिए आप बेटा कि आपके जितने भी कवि हैं, आपको उन कवियों का संक्षिप्त परिचय मालूम होना चाहिए कि वो किस युग के हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं और उनका प्रमुख विषय वस्तु क्या है, उनके जो लेखन है उसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है, क्या उद्देश्य है। ये 4-5 लाइन में आपको हर कवि की आपको विशेषता मालूम होनी चाहिए। और साथ में कि जो कविता आपके कोर्स में है उस कविता का मूल भाव, उस कविता की मूल संवेदना आपको आनी चाहिए। इन दोनों चीजों से मिलकर आपकी भूमिका बन जाती है निबंधात्मक प्रश्न की। तो यहां बात हो रही है कि जन जन का चेहरा एक जो शीर्षक कविता है उसका मानवतावादी और समतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। मैं आपको बताऊं तो आपको ये पूरी कविता यदि याद है तो ये समझ लीजिए आप उस पूरी कविता का भावार्थ उदाहरण के साथ लिखते जाइए, बीच बीच में कविता की पंक्ति लिखते जाइए और जन जन का चेहरा एक जो कविता उसका पूरा भावार्थ लिख दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि इस कविता में देखो सामाजिक यथार्थ की बात कही गई है, पूंजीवाद का विरोध किया गया है, मानवतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है, समतावादी जो मार्क्सवादी चिंतन है उसका चित्रण किया गया है, भेदभावों का विरोध किया गया है और शोषण के विरुद्ध क्रांति का आह्वान किया गया है। जब आपको इस पूरी, तो मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो भी आपकी कविताएं हैं ना, उन कविता का भावार्थ भी आप कहानी की तरह याद कर जाएं। और मैंने यही किया है। जब आप मेरे आधुनिक काव्य की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने आपको हर कविता को कहानी के रूप में ढाल के और उसे समझा दिया है। यदि आपको उस कविता का पूरा भाव याद हो गया, भावार्थ याद हो गया, उसकी कहानी याद हो गई आपको, यदि उस कविता की कहानी आपको याद हो गई तो आप उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर बहुत ही आराम से लिख पाएंगे। बस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धूमिल की कविता मोचीराम की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सेम बात यहाँ भी यही चलेगी। मैंने आपको मोचीराम कविता पे कम से कम 5-6 वीडियो डाले हैं जिसमें मोचीराम कविता की पूरी व्याख्या बताई है। यानी कि मोचीराम कविता है पर उस कविता को मैंने कहानी के रूप में ढालकर आपको समझाया है। अब यदि आपको वो कहानी याद है तो आप यहाँ पर बहुत आराम से लिख सकते हैं। मोचीराम जो कविता है धूमिल की, वही बात आनी चाहिए कि धूमिल का संक्षिप्त परिचय आना चाहिए। और मोची कौन होता है? जो कि जूते की सिलाई करता है, जूते की मरम्मत करता है, उसकी संवेदना, उसकी भावनाएं बताई हैं। उसमें बताया है, मतलब ये जो मोचीराम की जो कविता है उसमें जो श्रमजीवी व्यक्ति हैं उनका शोषण हो रहा है, तो उनकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को दिखाया गया है। और जो पूंजीवादी लोग हैं उन पर व्यंग्य किया गया है, शोषण के विरुद्ध आक्रोश है इसमें, सामाजिक और राजनीतिक चेतना हमें दिखाई देती है। वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष का निरूपण बहुत ही यथार्थवादी दृष्टि से किया गया है। मानवतावादी और संवेदनशील जो परिस्थितियां हैं वो हमको इसमें दिख रही हैं। भ्रष्ट राजनीति पर करारा व्यंग्य किया गया है और सामाजिक समस्याओं को उभारा गया है, भूख का, विषमता का, और एक जो इंसान की इन तमाम समस्याओं के बावजूद भी जो इंसान में जीने की इच्छा होती है, जो उसका एक आस्था है कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे, ये दृष्टिकोण इस कविता में दिखाया गया है। तो आप कविता को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और उसकी मूल संवेदना को इन पॉइंट्स के अंतर्गत लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुष्यंत कुमार की गजलें समकालीन भारत की त्रासदियों की अभिव्यक्ति है, कथन की विवेचना कीजिए। देखो, दुष्यंत कुमार ने जब अपनी कविताएं लिखी थी उस समय क्या हुआ था कि हमारा भारत जस्ट आज़ाद हुआ था और सब लोग ये सोच रहे थे कि बस भारत आज़ाद हो गया, अब तो आज़ाद, हमारी जितनी भी सारी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। जैसे आज़ादी कोई जादू की छड़ी है, घूमी और हमारी समस्याएं खत्म हो गई। लेकिन धीरे धीरे लोगों का मोह भंग होने लगा और मोह भंग ये होने लगा कि जो समस्याएं थी वो जस की तस रही। वही गरीबी, वही शोषण, वही अशिक्षा, वही अत्याचार, कुछ भी नहीं बदला।
तो समाज में ये एक आक्रोश आया कि जब हम आज़ाद हो गए हैं तो व्यवस्थाएं क्यों नहीं बदल रही हैं। तो दुष्यंत कुमार ने उन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए ये गज़ल लिखी है साय में धूप, और वही गज़ल की कुछ शेर आपके कोर्स में है। तो आपको बताना है दुष्यंत कुमार का थोड़ा परिचय देना है और बाद में बताना है उनका परिवर्तन का स्वर है, आशावादी स्वर है, और वो जो निष्क्रिय व्यवस्था है उस पर व्यंग कर रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक चेतना दिखाई देती है उनकी कविता में हमको, और यथार्थवादी चित्रण किया है, मतलब कोई कल्पना या अतिशयोक्ति या दिखावा नहीं है। आस्था और कर्मठता को बहुत उसकी प्रधानता हमें उसमें दिख रही है। आम आदमी की चिंता हमें उनकी कविता में दिखाई देती है, और जो आम आदमी संघर्ष कर रहा है उसका संघर्ष और उसका अंतर्द्वंद भी हमें उनकी कविता में दिखाई देता है। और व्यंग्यात्मकता तो इनकी कविता की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता बन जाती है। तो इस तरीके से हम उनकी गज़ल की विशेषताएं यहाँ बता देंगे। मैं आपको फिर बता दूं बेटा कि जनरली आपको दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। एक तो आपको वो कविता का पूरा भावार्थ याद हो जो आपके कोर्स में है, और दूसरे ये कि आपको कुछ बीच बीच के उदाहरण याद होने चाहिए, कुछ कविता की पंक्तियाँ याद होनी चाहिए। तो जब आप अपनी बात कह रहे हैं तो बात कहने के लिए पुष्टि के तौर पर आप उन कविताओं की पंक्तियों को यदि देंगे तो आपके प्रश्न के उत्तर में से खुशबू आने लगेगी और आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे प्रश्न मैं उदाहरण के रूप में आपको भेज रही हूँ, अपने चैनल में मैंने डाले हैं, अपने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आधुनिक काव्य की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छायावाद के नामकरण पर प्रकाश डालते हुए छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। देखो आपके इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला है छायावाद का नामकरण, तो हेडिंग डालिए। पहले तो भूमिका लिखेंगे जरूर क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न है। तो भूमिका में आप बता दीजिए कि जो हिंदी काव्य का इतिहास है वो किस तरीके से भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, और मतलब आधुनिक काल की बात कर रहे हैं ना अपन, फिर द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के बाद किस तरीके से छायावाद का प्रवर्तन होता है। और छायावाद के जो प्रवर्तक और जनक हैं वो जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, और मतलब कवि चतुष्ट है, 4 कवि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस तरीके से आपने एक छोटी सी भूमिका दे दी, फिर उसके बाद आपने हेडिंग डाला छायावाद का नामकरण। उसमें आप छायावाद का क्या अर्थ है वो समझा दीजिए, और इससे इस युग को छायावाद क्यों कहा जाता है उसको उदाहरण सहित स्पष्ट कर दीजिए। कुछ कवियों के आप यहाँ पर कोटेशन दे सकते हैं। फिर आपकी दूसरी हेडिंग बनती है छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताएं। तो आप जो छायावादी कविता की जो विशेषताएं वो जरूर बता दीजिए। उसमें देखो एक तो जो सबसे प्रमुख विशेषता है छायावाद की वो है सौंदर्य दृष्टि। सौंदर्य का बड़ा ही सजीव वर्णन इन लेखकों ने किया है। प्रकृति का वर्णन इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, मतलब प्रकृति का सुकुमार वर्णन किया गया है। व्यक्तिकता इनकी कविता में मिलती है, भावुकता मिलती है इनकी कविता में। हमको आध्यात्मिकता है, कल्पना की अतिशयता है, नारी की चेतना है, और संस्कृत निष्ठ इनकी भाषा है। इनकी जो पदावली है वो कोमलकांत पदावली है। शैली में संगीतात्मकता और गीत शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकारिकता जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है इनकी कविताओं में। तो इस तरीके से हमको छायावादी काव्य की विशेषताएं बतानी है उदाहरण के साथ और पॉइंट के साथ। नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न है वो है नई कविता की विशेषताएं बताइए। तो आप क्या करेंगे, नई कविता की विशेषताएं भी उसी तरीके से आप चलिए कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल है वो लगभग 1900 से स्टार्ट होता है, और 1900 के बाद पहला युग भारतेंदु युग, और फिर उसके बाद द्विवेदी और छायावाद के बाद प्रगतिवाद से प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी के बाद जो कविता हमारे सामने आई उसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। इसे नई कविता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो विषय वस्तु थी वो नई हो गई, भाव नहीं हो गई, शैली नहीं हो गई। इस तरीके से आपने इसकी भूमिका बना दी, और कुछ आप नई कविता जो लिखने वाले कवि हैं उनके नाम भी आप लिख देंगे। उसके बाद आप उनकी विशेषताओं के पॉइंट्स लिख देंगे कि आधुनिक युगबोध है इसमें, मध्यम वर्ग की जो कुंठा है, घुटन है, निराशा है, उसकी बड़ी सजीव अभिव्यक्ति की गई है। संघर्ष का स्वर जगह जगह मिलता है, और नवीन विषय वस्तु है, यथार्थवादी चित्रण किया गया है। कहीं कल्पना मतलब छायावादी कवियों की तरह कल्पना में डूबे हुए ये लोग नहीं है। साथ में व्यंग्यात्मकता और नए प्रतीक, नए बिंब, नए उपमान का प्रयोग इन्होंने किया है। तो इस प्रकार मैंने आपको आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से, उन क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपको अपने उत्तर को किस स्ट्रक्चर में, किस ढांचे में डालकर आपको उत्तर लिखने हैं। और यदि आपको इनकी डिटेल चाहिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।